कहानी शुरू होती है फ्यूचर समय में, जहाँ पे हमें बताया जाता है धरती अभी इंसानों के लिए या फिर किसी भी जीव के लिए रहने लायक नहीं है। इंसानों को धरती से मिलता जुलता एक नया प्लेनेट मिलता है और उसे वो अपना घर बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है नोवा प्राइम। लेकिन वहाँ पर भी इंसान ज्यादा समय तक ठीक से रह नहीं पाते। दरअसल वहाँ पे उनके ऊपर कुछ एलियंस हमला करते हैं। उन एलियंस का नाम था अरसास, जो ना तो देख सकते थे और ना ही सुन सकते थे। बस वो इंसानों के डर से ही उन्हें पकड़ते थे, क्योंकि इंसान जब डरते थे तब वो घबरा जाते थे, उन्हें पसीना आता था और इसी से अरसास उन्हें पहचान जाते थे और मारते थे। अब इनके कारण हजारों सालों के बाद वापस मानव जाति खत्म होने वाली है और रेंजर्स की एक टीम रहती है। उन्होंने ही हजारों सालों पहले इंसानों को नोवा प्राइम लाया था और अभी वापस रेंजर्स को इंसानों को इन एलियन दैत्यों से बचाना था। इन्हीं रेंजर्स में से एक आदमी का नाम होता है साइफर रेज। साइफर रेज को इस प्लेनेट का इनविजिबल इंसान भी कहा जाता है, क्योंकि जब पहली बार वो इन एलियन से लड़ा था तब उसके आंखों में जरा भी डर नहीं था, जिसके कारण उन एलियंस को इसका एहसास नहीं हुआ और इसी के कारण उसने इन बड़े बड़े दैत्यों को मार गिराया था। इससे इंसानों को एक बात तो साफ हो गई थी कि अगर वो उनके सामने डरे ना तो एलियन उन्हें पकड़ ही नहीं सकता। अब साइफर का बेटा भी होता है जो 9 साल का था और उसे भी रेंजर में शामिल होना था और उसके लिए वो काफी सारी परीक्षा देता है और हर एक परीक्षा में वो अच्छे से पास करता है। लेकिन वो प्रैक्टिकल यानी ग्राउंड पे कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में हमेशा डर रहता था, क्योंकि उसके बहन को एक अरसा ने मारा था उसके सामने ही। हालांकि उस वक्त वो काफी छोटा था, लेकिन अपने बहन को बचा ना पाने के कारण वो डर उसके मन में बैठ गया था। इसीलिए जब भी वो अरसा को देखता था उसका माइंड फोकस नहीं कर पाता था। उसे अपने बहन के मरने के विजन्स आने लगते हैं और वो डर जाता था। लेकिन उसे किसी भी हालत में रेंजर बनना था, इसीलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे रेंजर बना दिया जाए। वो अपने ऑफिसर्स को कहता है कि आज मेरे पिता काफी सालों के बाद आ रहे हैं और मैं उन्हें ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। लेकिन उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है। अब शाम को किटाई अपने पिता से मिलता है और जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो वो बताता है कि मुझे रेंजर के टेस्ट में फेल कर दिया गया। तो उसके पिता काफी नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके पिता हमेशा एक रेंजर की तरह, एक बड़े ऑफिसर की तरह उससे बात करते थे, ना कि एक पिता की तरह। और इस बात से किटाई हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता का विश्वास जीतना था, उनके करीब जाना था। अब साइफर अपने वाइफ को बताता है कि मैं रेंजर्स को लेकर उनके ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे प्लेनेट पे जा रहा हूँ और ये मेरी आखिरी असाइनमेंट होगी। वहाँ से आने के बाद मैं अपनी रिटायरमेंट घोषित करूंगा। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि तुम्हें अपने बेटे को भी अपने साथ लेके जाना चाहिए, वो तुम्हारा साथ चाहता है, उसे एक ऑफिसर नहीं बल्कि एक पिता चाहिए। साइफर भी उसकी बात समझ जाता है और अपने बेटे को साथ ले जाता है। अब ये सारे रेंजर एक स्पेसशिप से दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए निकलते हैं। थोड़े समय बाद सब लोग जब सो गए थे, लेकिन किटाई जग जाता है और वो एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ अरसा को रखा हुआ था। दरअसल इस अरसा को ये लोग इसीलिए लेके जा रहे थे ताकि बाकी रेंजर्स को वो ट्रेन कर सके। अब किटाई को उस रूम के अंदर जाना था, अपने डर का सामना करना था, लेकिन तभी आसपास के जो सिक्योरिटी के रेंजर्स रहते हैं उसका मजाक उड़ाते हुए वो उसे अरसा के पास जाने देते हैं। वो जैसे ही अरसा के पास जाता है उसे वो दिन वापस याद आता है जब उसके बहन का देहांत हुआ था। इससे अरसा समझने लगता है कि कोई उसके आसपास है। किटाई वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद एक काफी बड़ा एस्ट्रॉइड इनके शिप से टकरा जाता है, जिससे इनके शिप का काफी डैमेज होता है। नजदीकी प्लेनेट था लास्या। वे लोग वहाँ पे लैंड करने के लिए जाते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड से टकराते हुए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और उस प्लेनेट को मिस करते हैं। इन्हें एक दूसरा प्लेनेट दिखाई देता है, लेकिन कंप्यूटर उन्हें वार्निंग देता है कि इस ग्रह पे उतरने की कोशिश ना करें। यहाँ पे काफी खतरनाक जानवर हैं और इस ग्रह पे उतरना कानूनी अपराध भी है। आगे कुछ डिसीजन ले इसके पहले ही इनका शिप उस प्लेनेट पे क्रैश लैंड हो जाता है और हम देखते हैं कि शिप के सारे रेंजर्स मारे गए हैं। सिर्फ साइफर और किटाई बचा हुआ था, लेकिन साइफर के दोनों पैरों को भारी चोट आई थी और उसकी हड्डियां भी टूट गई थी। अब इन्हें इसके प्लेनेट पे मैसेज भेजना था कि इन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजें, लेकिन शिप पूरी तरीके से टूट गई थी। उसके 2 हिस्से हो गए थे और दूसरा हिस्सा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गिरा था। अब साइफर वहाँ जा नहीं सकता, इसीलिए वो किटाई को जाने के लिए कहता है, क्योंकि यही एक रास्ता बचा था। अगर किटाई वहाँ नहीं गया तो ये दोनों ऐसे ही इस प्लेनेट पे मर जाएंगे। आगे साइफर किटाई को 6 इनहेलर भी देता है। ये ऑक्सीजन इनहेलर थे। इन्हें लेने से फेफड़ों पे एक तरह की परत लग जाती है, जिससे बाहर के वातावरण में ऑक्सीजन लेने के लिए आसानी होगी। हर 24 घंटों में 1 इनहेलर लेना था। उसे समझाता है कि इस प्लेनेट की सारी चीजें हमारे लिए हानिकारक है, वो इसी तरह से विकसित रहे ताकि आने वाले खतरे को वो देख पाए। आगे वो किटाई से कहता है कि ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि अर्थ है, जहाँ पे इंसान हजारों साल पहले रहा करते थे, लेकिन आज के वातावरण में यहाँ इंसान नहीं रह सकते। वो आगे उसे कहता है तुम्हारे सूट में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, जिससे मैं तुम्हें मॉनिटर कर सकता हूँ, और वो उसे अपना एक वेपन भी देता है। और इसके बाद किटाई अपने सफर में
में निकल पड़ता है। तभी हम सामने का सुंदर नजारा देखते हैं। धरती पूरी तरीके से हरी भरी होती है। कई तरह के जानवर भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन ये जानवर किसी नए प्रजाति के जीव को देखने पर उस पे हमला करते थे। यानी किटाई को यहाँ पे काफी खतरा था। वो आगे बढ़ता है और उसे एक बंदर दिखाई देता है। साइफर ये देख लेता है और उसे एक चुपचाप खड़े रहने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे किटाई उसे एक पत्थर फेंक के मारता है। ये देख वो बंदर अपने साथियों को बुलाता है और इसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन साइफर उसे बताता है कि यहाँ से 2.5 मीटर दूर एक नदी है, वहाँ पे भागो। और किटाई वहाँ पे भागने लगता है और वो सारे के सारे बंदर उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन सही वक्त पे किटाई उस नदी में कूद जाता है और उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ से वो आता है, फिर भी काफी जोरों से भाग रहा था। तो साइफर उसे कहता है कि तुम बेवजह भाग रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, कुछ खतरा नहीं है। और उसके पिता के गुस्सा करने पर वो रुक जाता है, लेकिन वो अभी भी काफी डरा हुआ था। तभी साइफर कहते हैं कि तुम्हारा खून बदल रहा है। दरअसल किटाई की सूट के कारण उनके पास सारी रिपोर्ट आ रही होती है उसकी। उसे अपने हाथ पे कुछ हलचल दिखाई देती है और जब वो हाथ पे देखता है तब एक कीड़ा उसे काट रहा था। किटाई उस कीड़े को मार के भगाता है, लेकिन जहर उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया था। वो बेहोश होने लगता है, उसकी सांसें रुकने लगती है। तभी साइफर उसे अपने जैकेट से मेडिकल किट निकालने कहता है। किट में उसे एड्रेनालिन इंजेक्शन मिलता है जो उसके दिल में लगाना था। किटाई काफी मुश्किलों से इंजेक्शन तैयार करता है और अपने दिल में लगाता है, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं होता। इसलिए उसके पिता उसे वापस दूसरा इंजेक्शन लेके लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके हाथ काम करना बंद कर देते हैं। वो अधमरी हालत में था। तो साइफर उसे कहता है इंजेक्शन पकड़ के उसके ऊपर तुम सीधा लेट जाओ, और वो बेचारा वैसे ही करता है और वो इंजेक्शन सीधा उसके दिल में लगता है। अब किटाई बेहोश हो जाता है और यहीं पे तापमान गिरना शुरू हो जाता है। अगर किटाई नहीं उठता तो वो ठंड से जमकर मर सकता है। उसे लग रहा था कि ये उसके आखिरी पल है, लेकिन उसके पिता उसे जगाने की काफी कोशिश करती है और फाइनली किटाई अपनी आंख खोलता है। आगे उसके पिता साइफर उसे कहते हैं यहाँ से एक गर्म जगह करीब 10 किलोमीटर दूर है और अगले 50 मिनट में तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा। फिर किटाई वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं साइफर के पैर में जो चोट लगी थी वो सूजना शुरू हो जाती है, इसीलिए काफी दर्द होने लगता है। वो मशीन के थ्रू अपनी हड्डी को जोड़ सकता था, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए उसे एक पेन किलर लेना पड़ता और इस इंजेक्शन के कारण उसे बेहोश होना पड़ता। और अगर वो बेहोश हुआ तो उसके बेटे पे कोई नजर रखने वाला नहीं होगा, उसे राह दिखाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए ये इंजेक्शन नहीं लेता और उस दर्द को सहने लगता है। उसी दौरान उसे अपने बेटी की याद आती है जिसे अरसा ने मार डाला था। दरअसल ये अपने बेटी को अभी तक भुला नहीं पाया था। वही दूसरी जगह हम देखते हैं किटाई अपने राह पे जा रहा था और उसे पहला ऑक्सीजन इनहेलर लेके काफी घंटे हो गए थे, इसीलिए उसके पिता उसे दूसरा इनहेलर लेने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वो बॉक्स खोलता है तब वो देखता है उसमें से 2 इनहेलर टूट गए हैं, लेकिन ये बात वो अपने पिता से छुपाता है क्योंकि अगर पिता को पता चले तो वो उसे वापस बुलाएंगे और उनका मिशन कामयाब नहीं होगा और दोनों ऐसे ही मर सकते हैं। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और किटाई एक गुफा में छुपता है और वो अपने पिता से पूछता है कि पहली बार आप अदृश्य कैसे हुए थे, यानी उन्होंने अपने डर पे काबू कैसे किया था ताकि अरसा से वो बच सके। तो वो उसे बताते हैं कि एक बार मैं अकेला जॉगिंग कर रहा था और तभी एक अरसा ने मेरे ऊपर हमला किया और हम दोनों ही पानी में गिर गए थे। मैं अपनी जान बचाने की काफी कोशिश कर रहा था, जिंदगी के सारे पल मेरे सामने से गुजर गए। तभी मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे जीना है और मैं पानी से बाहर आ गया और तभी वो अरसा भी पानी से बाहर आ गया मुझे मारने के लिए, लेकिन मेरे आंखों में कोई भी डर नहीं था क्योंकि मुझे जिंदगी की अहमियत पता चल गई थी। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरा और वो अरसा मुझे ढूंढ नहीं पाया और मैं बच गया। और उस वक्त मुझे इस सच्चाई का पता चला कि जिंदगी में परेशानी और मुसीबतें हमेशा आती है, वो जिंदगी का एक हिस्सा ही है, लेकिन हमारा डर उसे हम चुनते हैं। अगर किसी भी मुसीबत के सामने तुम डरे ही नहीं तो वो मुसीबत अपने आप हार जाती है। हमें हौसला नहीं हारना है और इसी तरह मैंने अरसा को हमेशा के लिए हरा दिया था। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और किटाई आगे बढ़ता है। वो एक झरने के पास पहुंच जाता है जहाँ उसे इस बड़े से झरने में कूदना था नीचे जाने के लिए। उसके पिता उसे पूछते कि तुम्हारे पास क्या क्या सामान है मुझे बताओ। जब वो ऑक्सीजन इनहेलर की बात कहता है तब थोड़ा रुक जाता है, जिससे उसके पिता को उस पर शक आता है। वो कहते हैं कि मुझे इनहेलर दिखाओ और वो देखते हैं कि इसके पास सिर्फ 2 ही इनहेलर बचे हैं, इसीलिए वो उसे कहते हैं कि अभी तुम वापस आ जाओ। लेकिन तभी किटाई को वो लम्हा याद आता है जब उसकी बहन और वो कमरे में थे, वहाँ पे एक अरसा आ गया था। उसकी बहन ने उसे एक बहुत बड़े बॉल के अंदर बंद कर दिया था और कहा था कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से बाहर नहीं आओगे, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। और वो बाहर नहीं आता और उसके आंखों के सामने ही उसके बहन को अरसा मार देता है। जबकि किटाई बहुत ही छोटा था उस वक्त, लेकिन फिर भी वो खुद को अपने बहन के मौत का कारण समझता है और गुस्से में वो अपने पिता से कहता है कि मैं आगे जा सकता हूँ। उसके पिता उसे काफी मना करते हैं, लेकिन वो अपने पिता का ऑर्डर नहीं मानता और इस बड़े से झरने में वो कूद जाता है। लेकिन तभी उसका सूट हवा में तैरने के कारण उसका सूट फ्लाइंग सूट में बदलता है और जब ये हवा में तैरता हुआ नीचे जा रहा
होता है तभी उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारे पीछे कोई है। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा पक्षी उसके ऊपर अटैक करने आ रहा था, लेकिन किटाई किसी तरह खुद को बचाते हुए नीचे आता है, लेकिन वो पक्षी उसे पकड़ लेता है और किटाई बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तब वो उस विशाल पक्षी के घोंसले में था, जहाँ उस पक्षी के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। और तभी वहाँ पे काफी सारे तेंदुआ आ जाते हैं इन छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए, लेकिन किटाई उन छोटे बच्चों की जान बचाना चाहता है, इसीलिए उन जानवरों को मारने की कोशिश करता है वो, लेकिन किटाई उनके बच्चों को नहीं बचा पाता और वो जानवर उस पक्षी के बच्चों को लगभग खा देते हैं। अब इसके बाद किटाई नीचे उतरता है तो वो पंछी वहीं पे जख्मी हालत में पड़ा था, लेकिन वो किटाई को कुछ नहीं करता और वहाँ से किटाई निकल जाता है। लेकिन इस पूरे हादसे के कारण किटाई का अपने पिता से संपर्क पूरा टूट गया था। तो यहाँ पर उसके पिता को एक और चीज दिखती है। दरअसल वहाँ पे उन्होंने फ्लाइंग कैमरास भी छोड़े हुए थे और उन कैमरास में उन्हें दिखता है उनके जो बाकी के क्रू मेंबर्स थे उन्हें किसी ने बेरहमी से मार दिया होता है। दरअसल उन्हें किसी और नहीं बल्कि अरसा ने ही मारा था। जिस अरसा को ये लोग प्रैक्टिस के लिए अपने साथ लेके जा रहे थे, क्रैश के दौरान वो बच गया था और अब छूट गया है, लेकिन किटाई को ये बात नहीं पता और उसके पिता उसे बता भी नहीं सकते। वही दूसरी तरफ किटाई बहुत ही लंबा सफर तय करता है और अब एक बार फिर से उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। वो अपना आखिरी इनहेलर ले लेता है। वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। अब वहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि किटाई उसी वक्त वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी ये दिखाता है कि वहाँ पे कोई आता है, लेकिन किटाई को कुछ भी दिख नहीं रहा था। और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके चारों तरफ लकड़ियाँ होती है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तब देखता है उन लकड़ियों के ऊपर वही विशाल पंछी लेटा हुआ था जिसके बच्चों को उसने बचाने की कोशिश की होती है, लेकिन वो पक्षी पूरी रात किटाई को ठंड से बचाते बचाते अपनी जान दे बैठता है। किटाई को बहुत ही बुरा लगता है इसके लिए, लेकिन उसके पास वक्त कम था इसीलिए वो आगे बढ़ता है और कुछ समय जाने के बाद वो अपने शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। वो जल्दी से अंदर जाता है और एक इनहेलर निकाल के खुद को ऑक्सीजन देता है और अब वो बीकन को यानी उस कम्युनिकेशन टूल को भी ढूंढ लेता है जिससे वो बाकी साथियों को संदेश पहुंचा सकता है कि वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। सबसे पहले वो अपने पिता से संपर्क करता है। उसके पिता उसकी आवाज सुन लेते हैं, लेकिन वो अपने पिता की आवाज नहीं सुन पा रहा होता है। किटाई को ये भी पता चल जाता है कि यहाँ से अरसा अब भाग गया है और क्रू के सभी मेंबर्स को मार चुका है। वो पूरी तरीके से टूट जाता है और उसे अपने पिता की बातें याद आती है कि मुसीबत के वक्त में अपने माइंड को फोकस करना होता है। प्रॉब्लम्स ये लाइफ का ही एक हिस्सा है, उन पे सोल्यूशन हमें ढूंढना है और वो उसी तरह सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना है। तो दूसरी तरफ से उसके पिता उसे गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहा होता। लेकिन किटाई अपने पिता की तरह सोच रहा होता है, इसीलिए जैसे जैसे उसके पिता बोल रहे होते हैं वैसे ही किटाई कर रहा था। और किटाई जब चारों तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि ऊपर एटमॉस्फेयर में एक इलेक्ट्रिक परत है जो सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है और अगर उसे अपना सिग्नल दूसरों तक पहुंचवाना है तो उसे सामने एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी पर्वत था, वहाँ उसे जाना पड़ेगा। और किटाई उस पहाड़ पे चलना शुरू कर देता है, लेकिन अरसा के डर के कारण वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वो पहाड़ के आधे रास्ते पहुंचता है और अब पहाड़ पे मौजूद अरसा को भी रियलाइज होता है कि यहाँ पे कोई इंसान है। वो उसका डर पहचान लेता है, वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और जब किटाई एक गुफा के अंदर जाता है तो अरसा उसके सामने आ जाता है। अरसा उसे कई बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन किटाई किसी न किसी तरह से बच जाता है और वो उस गुफा से चट्टान के ऊपर आ जाता है, लेकिन अभी भी अरसा उसके पीछे होता है। यहाँ से किटाई बेकन के थ्रू कई बार सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नहीं जा पाते और तभी अरसा वहाँ पे आ जाता है और वो उसे जख्मी कर देता है और उसे वो विजन्स आने लगते हैं कि कैसे उसके बहन को एक अरसा ने मारा था और वो कुछ नहीं कर पाया, जिससे वो अचानक से शांत हो जाता है और उसे अपने पिता की कही हुई वो बात याद आती है कि हमें अपने डर का सामना करना है, हमें अतीत में नहीं हमें वर्तमान में जीना है। अतीत की उन यादों को उसे भुला देना चाहिए। मुसीबतें आती है लेकिन डर इंसान खुद लेकर आता है और इसके बाद उसके दिल और दिमाग से अरसा का डर चला जाता है और जैसे ही उसके मन से डर चला जाता है अरसा उसके एहसास को महसूस नहीं कर सकता। और अब जहाँ अरसा एक बहुत ही बड़ा राक्षस था उसके लिए, वो उसी अरसा को मार डालता है अपने पिता ने दिए हुए टूल से और इसके बाद उसके पास जो बीकन होता है उससे वो आसमान में एक बहुत ही बड़ा सिग्नल भेजता है जिससे उसके लोगों को पता चल जाए कि ये लोग अर्थ पे फंसे हुए हैं और वहाँ से वो लोग आते हैं और इन दोनों को भी बचा लेते हैं। और अंत में हम देखते हैं किटाई और उसके पिता के बीच में जो दूरियां होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। साइफर जख्मी होने के बावजूद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बेटे को सल्यूट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे पे गर्व था
था और इसी तरह इटाई उन दोनों को भी बचा लेता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।